हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा आ गए बच्चे? अभी तो लोग आएंगे, 2 4 5 तो अभी आएंगे। क्या हुआ? अभी आपके 2 चैप्टर हो गए हैं और वो बड़े बड़े चैप्टर हो गए। अब थोड़ा क्लास में एक है, हर वीक में एक आप टेस्ट चलता रहेगा आपका, वो सिर्फ उसी का टेस्ट चलता रहेगा। एक आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, लेकिन उसका सोल्यूशन आपको क्लास में नहीं मिलेगा। उसका सोल्यूशन हम पर्सनली आप हमसे पूछेंगे, आंसर हम बता देंगे यहीं पे। खुद से आपको इवैल्यूएट करना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं। बस चीजें याद हो जाए, आप लोग जो सिली मिस्टेक करते हैं वो बंद हो जाए, चीजें याद हो जाए आपको। एक्चुअली आप चीजों को याद नहीं कर रहे हैं आजकल। आपके डाउट को, जब आप डाउट पूछते हैं तो मुझे एक चीज समझ में आता है, जो गलतियां आपसे हो रही हैं वो सिर्फ चीजें याद नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं है, मेथड याद नहीं है, और सिली मिस्टेक जल्दबाजी में। तो टेस्ट स्टार्ट होगा, पहले आइसोमेरिज्म का होगा, उसके बाद फिर आपका जीओसी का होगा, फिर आइसोमेरिज्म प्लस जीओसी दोनों का होगा, मिला के एक साथ होगा। तो अभी तो संडे को ये टेस्ट दे लीजिए, अगले वीक में किसी दिन एक पेपर मिलेगा आपको जिसमें सिर्फ आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन होंगे। फिर उसी वीक में हो सकता है जीओसी हो जाए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में जीओसी प्लस आइसोमेरिज्म दोनों हो जाए। ठीक है, ऐसे ही किसी न किसी को मैं एक टेस्ट पेपर के लिए, मैं खुद भी रहता हूँ और कोई रहेगा। हाँ, नहीं 50 नहीं 30 बहुत है, 30 क्वेश्चन करने की। और एक्चुअली ऑर्गेनिक में आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक भी सवाल बाहर का नोट्स का नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा। आपके नीट की एग्जाम में अगर एक भी चला जाए तो मेरी गारंटी। तो परेशान होने नहीं आपको, मेन तो परेशान बाकी सब्जेक्ट में हो। आप ऑर्गेनिक में भी होइए थोड़े बहुत, और बहुत ज्यादा टेक्निकल सवाल जहाँ पे ना, जैसे बहुत सारे एक्सेप्शन लगते हो ना, तो वो सवाल आपके नीट के एग्जाम में नहीं आते। मर्ज तो शायद हो गया क्या, पता नहीं। क्या चीज करते हैं जीओसी में समझ में नहीं आता मुझे बच्चों को, और आइसोमेरिज्म में समझ में नहीं आता, तो फिर आप लोग को मतलब गरुड़ा समझ में ना आने वाला प्रॉब्लम तो ये टफ है। मतलब इस बैच में तो डिजर्विंग, किसको किसको समझ में नहीं आ रहा। क्या चीज? आईयूपीएससी? आईयूपीएससी तो बहुत, आईयूपीएससी नहीं आता समझ में। देखिए आप सब लोग इस बैच में आए हो ना, तो कहीं कहीं कोचिंग तो किया है आपने। अरे बिना ऐसे नंबर आपके आते हैं। वही पढ़ाओ जो बच्चों को समझ में आता है। तो एक तो ये तरीका होता है, फिर वो सारे बच्चों को समझ में आएगा। और एक होता है वो पढ़ाओ जिससे सिलेक्शन होता है, तो उसमें दोनों में फर्क होता है। चलो ठीक है। और जो सिलेक्शन वाला पढ़ाएंगे तो उसमें कभी कभी कुछ को समझ में आएगा, कुछ को समझ में नहीं आएगा। तो अब ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये आपका टॉपिक हमारा फिनिश कर लेते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करें। जीओसी में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। मैंने आपको बताया था जैसे कोई एसिड बेस रिएक्शन आगे फ्यूचर में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो आगे जब रिएक्शन आएंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा नहीं होगा, बातें नहीं करो। कौन सा एसिड बेस रिएक्शन होगा कौन सा नहीं होगा, ये हम अभी पता कर लेते हैं। याद रखना वही एसिड बेस रिएक्शन होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके वीक एसिड और वीक बेस बनाते हैं। तो किसी भी जगह पर एसिड बेस रिएक्शन वही होता है जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक स्ट्रॉन्ग बेस ये मिले, और इनके मिलने से याद रखिएगा किसका फॉर्मेशन हो रहा है बताओ, वीक एसिड प्लस वीक बेस, तब ये रिएक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, वीक बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ये हमेशा वीक एसिड और वीक बेस में तो कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन इसका वाइस उल्टा नहीं होता। इसका उल्टा नहीं होता, वीक एसिड और वीक बेस कहीं कन्वर्ट हो रहे हो तो वो रिएक्शन नहीं होता। जैसे मैं आपसे बात करूं, इनमें से NaCl को पानी में मिलाते हैं तो रिएक्ट नहीं करता NaCl, बल्कि NaCl डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये Na का प्लस और Cl का माइनस, ये जो पोलर सॉल्वेंट होता है, इसके जो दो पोल होते हैं, प्लस पोल क्या होता है, माइनस पोल जो होता है। तो जो यहाँ पर H पर कौन सा चार्ज है, प्लस है, OH पर क्या है, माइनस है। जो प्लस पोल है और ये माइनस पोल, प्लस पोल इसके Cl माइनस को खींच लेता है और माइनस पोल किसको, Na को, और दोनों को पानी में ये चारों तरफ से घेर लेते हैं, ये डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये वही एसिड बेस रिएक्शन होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस किसमें कन्वर्ट हो रहे हो, वीक एसिड और वीक बेस। ये बेस आपका हमेशा ये प्रोडक्ट में जो बेस है आपका कंजुगेट बेस, इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, और प्रोडक्ट वाला बेस क्या होना चाहिए, वीक बेस। एसिड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, बस। जब आप एसिड बेस रिएक्शन होगा ना, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें भी एक एसिड बेस बनते हैं। जब एसिड बेस रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट में भी क्या बनता है, एसिड और बेस। प्रोडक्ट में अगर स्ट्रॉन्ग बन गया तो रिएक्शन नहीं होगा, आया समझ में आपको। तो अब दोनों की कंपैरिजन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है आपको बेसिसिटी निकालने में दिक्कत हो या एसिडिटी, तो एक कंपेयर कर लिया तो उसे बता देंगे, आप तो एसिडिटी कंपेयर करके बता सकते हैं। दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी, वीक की तरफ जाएगी। एक इसमें से वीक हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उधर भी एक वीक बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग बनेगा, तब रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए आइडेंटिफाई एसिड बेस रिएक्शन विच अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसके लिए आपको करना क्या है कि रिएक्टेंट में जो H+ डोनर है वो एसिड है, प्रोडक्ट में जो H डोनेट कर सकता है वो एसिड होगा, या जो रिएक्टेंट में एसिड है उससे कंजुगेट बेस बनेगा, और जो बेस है उससे क्या बनेगा, तो रिएक्टेंट की एसिड को प्रोडक्ट की एसिड से कंपेयर कर दें। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये HCl जो है, ये HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। HCl और यहाँ पर HCl से बना ये NaCl, ये कंजुगेट बेस होगा। HCl ने जब OH को दिया होगा, या OH ने यहाँ से H लिया होगा, तो ये HCl ने H निकाला, ये बन जाएगा वाटर, और ये NaCl बन जाएगा पक्का। तो ये HCl कन्वर्ट हुआ किसमें बताओ, वाटर में। तो यहाँ का जो एसिड है क्या होगा बताओ, OH और H मिलकर वाटर बनाया, तो इसमें जो एसिड होगा ये होगा आपका ये वाटर। इसको कंजुगेट एसिड कहेंगे। नहीं आ समझ में? OH माइनस बेस है कि नहीं, आप मुझे बताओ। ये बेस है ना, अच्छा बेस ने जब H चुराया तो क्या बन गया, कंजुगेट एसिड। ये HCl एसिड है ना, जब इसने H डोनेट किया तो क्या बन गया बताओ, कंजुगेट बेस बना कि नहीं बना। तो आप जो रिएक्टेंट में एसिड है HCl है, इसकी एसिडिटी को कंपेयर करिए जो प्रोडक्ट में एसिड है वाटर, इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, होगा। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर हम आपसे सेकंड रिएक्शन की बात करें, नेक्स्ट यहाँ पर ये फिनॉल, फिनॉल अगर H इसको डोनेट करेगा तो ये बनेगा एसिटिक एसिड, और ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा अगर ये रिएक्शन होगा तो। अब आप बताइए फिनॉल और एसिटिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिनॉल, बोलिए। तो ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। आपसे पूछा जाए एसिटिक एसिड और सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन करते हैं, तो सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ से H चुरा लेगा, बोलो बन जाएगा सोडियम एसीटेट प्लस फिनॉल बन जाएगा। इसमें इसने H डोनेट किया, ये एसिड है, ये एसिड है, और इसका बना ये कंजुगेट बेस है, ये आपका बेस है, इससे बना ये कंजुगेट एसिड है। तो इस कंजुगेट एसिड का इस एसिड से एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर कर लो, कौन अच्छा एसिड है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। नेक्स्ट, अगर हम आइसोप्रोपेनॉल का NaOH के साथ रिएक्शन कराएं,
तो क्या बनेगा, सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड प्लस वाटर बनना चाहिए। अब रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले चेक करो इसमें H प्लस डोनर कौन सा है, ये OH माइनस यहाँ से H चुराएगा, ठीक है, ये OH माइनस यहाँ से क्या चुराएगा, H प्लस, और ये बना देगा वाटर। तो यहाँ पर H प्लस डोनर ये आइसोप्रोपेनॉल हो गया, ये एसिड हो गया, और H प्लस एक्सेप्टर कौन हो गया, ये आपका बेस। अब बताओ ये रिएक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, ये आइसोप्रोपेनॉल कन्वर्ट हो रहा जो है इस वाटर में, या यूं ऐसे समझे ये आपका प्रोडक्ट का एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट है बेस। आइसोप्रोपेनॉल एसिड से बना ये कॉन्जुगेट बेस, NaOH के रिएक्शन से बना ये कॉन्जुगेट एसिड। कौन अच्छा एसिड, आइसोप्रोपेनॉल या वाटर, वाटर, क्योंकि ये आइसोप्रोपेनॉल में जो प्लस आई ग्रुप होता है ये इसके एसिडिक कैरेक्टर को रिड्यूस करेगा, तो इसलिए आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल का रिएक्शन NaOH के साथ करने पर नहीं होता। अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर अल्कोहल जो होते हैं वो इससे कम एसिडिक होते हैं, सिर्फ एक अल्कोहल मिथेनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी सब कम होता है। नेक्स्ट आइसो, फिर से वही रिएक्शन मैंने वापस लिख दिया लगता है। अच्छा, अगर हम आइसोप्रोपेनॉल का रिएक्शन NaNH2 के साथ करा दें, यहाँ पर मैंने वही चीज वापस लिख दिया, यहाँ चेंज कर देता हूं NaNH2। तो अगर NaNH2 का रिएक्शन आइसोप्रोपेनॉल से कराते हैं तो NH2 माइनस यहाँ से H चुरा के अमोनिया बना देगा, क्या बना देगा यहाँ पर बताओ, अमोनिया। अब ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, इसमें जो रिएक्टेंट में एसिड है वो आइसोप्रोपेनॉल, और जो प्रोडक्ट में एसिड है ये एसिड है, ये आपका बेस है, प्रोडक्ट में ये आपका कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस और ये कहलाएगा एसिड। तो प्रोडक्ट का एसिड जो अमोनिया है और जो रिएक्टेंट के एसिड आइसोप्रोपेनॉल में कौन अच्छा एसिड है, आइसोप्रोपेनॉल, क्योंकि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा है, वहां पर नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, इसलिए ये रिएक्शन हो जाए। अर्थात अल्कोहल में NaOH आप मिलाओगे तो रिएक्शन नहीं होगा, अल्कोहल इसमें डिसॉल्व नहीं होता, अल्कोहल में एक्वस NaOH डिसॉल्व नहीं होता, या एक्वस NaOH में अल्कोहल डिसॉल्व नहीं होगा, रिएक्शन नहीं करेगा शॉर्ट अच्छा आसानी से। लेकिन हाँ, अगर आप NaNH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। अगर हम फिनॉल का NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फिनॉल अपना H, फिनॉल के H को कौन लेगा बताओ, NaOH का OH, तो फिनॉल यहाँ पर हो गया एसिड और ये हो गया आपका बेस। प्रोडक्ट में क्या हो गया, ये हो गया ये इस एसिड से बना ये कॉन्जुगेट बेस है, और यहाँ पर इस कॉन्जुगेट से बना ये आपका कॉन्जुगेट एसिड। अब मुझे बताएं ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताओ ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि फिनॉल जो होता है ये वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है देन वाटर, इसलिए रिएक्शन हो जाए। ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिनॉल है और इसमें अमोनिया है, और फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर अमोनिया से टर्मिनल एल्काइन कहीं पर है, किनारे ट्रिपल बॉन्ड है, तो NaOH से रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट को बनाता है कि नहीं बनाता, नहीं बनाएगा, क्योंकि एल्काइन जो होता है ये वाटर के कंपेयर में कम एसिडिक होता है, इसमें रिजल्ट जो बन रहा है वो ताकतवर बन रहा है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, बीच में टर्मिनल एल्काइन NaNH2 से रिएक्शन करता है कि नहीं करता, तो NaNH2 से रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, पक्का। अच्छा, एक और आपसे सवाल पूछूं, जैसे मान लिया कहीं पर एक जगह पर 2 ब्यूटाइन है और कहीं पर 1 ब्यूटाइन है, हमें पता नहीं है ये किस बॉटल में कौन सा भरा हुआ है, हमें इस बॉटल का लेवल मिट गया, ठीक है, ये आपका 2 ब्यूटाइन और ये आपका 1 ब्यूटाइन, पक्का। इसमें बताइए कौन ज्यादा सॉरी, इनको हमें डिफरेंशिएट करना है, इनका लेवल हमें मिट गया, हमने दो जगह इनको बीकर में रख रखा था, लेकिन थोड़ी देर बाद दिमाग से उतर गया कि किसमें 2 ब्यूटाइन है, किसमें 1 ब्यूटाइन है, हम कैसे पता करेंगे, इसमें हम कैसे पता कर सकते हैं, NaNH2 से पता कर सकते हैं। NaNH2 अगर इसमें आप डालेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन NaNH2 अगर इसके अंदर जाएगा तो यहाँ से अमोनिया गैस मिलेगा और सॉल्ट बनेगा, तो जहां से अमोनिया गैस, तो आपने इस आधार पे टर्मिनल एल्काइन को, किनारे वाले ट्रिपल बॉन्ड को नॉन टर्मिनल एल्काइन से डिफरेंशिएट किया, इस टेस्ट को क्या कहते हैं बताओ, सोडामाइड टेस्ट, क्या कहेंगे बताओ, ठीक है। अच्छा, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन कैन बी डिफरेंशिएटेड, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय व्हिच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट, ऑप्शन ए NaNH2 टेस्ट, ऑप्शन बी एक्वस NaOH, सी बोथ, डी नन, और तो बताइए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे बताओ। NaOH से अभी आपने किसने बोथ बोला, भाई NaOH से तो इसका रिएक्शन ही नहीं होगा, ना इसका रिएक्शन होगा, डिफरेंशिएट हम कब कर पाते हैं, जब एक रिएक्शन करे और एक रिएक्शन, तो ये तो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन वो रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, NaNH2 से उसका रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन नहीं होगा, तो सोडामाइड की मदद से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पोटेशियम एमाइड, सोडामाइड वगैरह लेकर, पक्का। NaOH से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पक्का। ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या चीज। अच्छा, इसका रीजन जो है, इसका रीजन ये है कि जब आप इसका NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ नहीं होगा, और NaNH2 से भी नहीं करेगा, लेकिन ये NaOH से रिएक्शन उससे भी नहीं करेगा, तो NaOH से ना ये रिएक्शन करता है ना ये करता है, परंतु NaNH2 से ये रिएक्शन करके अमोनिया गैस बनाएगा, ये अमोनिया गैस नहीं बनाएगा, तो जहां से अमोनिया गैस निकलेगी वो आपका टर्मिनल एल्काइन हो जाएगा। आपने इसका थोड़ा सा मात्रा आपने किसी बीकर में लिया और उसमें आपने NaNH2 मिला दिया, तो जहां से अमोनिया गैस निकलेगी मतलब वो टर्मिनल एल्काइन हो गया। आया समझ में, बोलो अभी नहीं है क्या समझ में ये, हाँ, क्योंकि NaOH से ये भी रिएक्शन नहीं करेगा, ये भी नहीं रिएक्शन करेगा, तो कुछ चेंज नजर आना चाहिए ना, अभी तो बता, ये अगर आप NaOH से रिएक्शन करेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होगा, अभी तो बता आपको, अगर आप ये NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो वाटर बनेगा, है ना, तो वही एसिड बेस रिएक्शन होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, वीक एसिड में, वीक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट नहीं, तो एल्काइन जो है एक वीक एसिड है, ये वाटर में कन्वर्ट नहीं हो। आया समझ में नहीं सबको, फिर से बताओ ये एसिड बेस रिएक्शन समझ में आया कि नहीं है, बोलो पक्का। अब हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या दो बार लिखा गया बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट टेस्ट क्या होता है, ये हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है, ठीक है, और एनटीए में ये पेपर बनने, अच्छा आने वाले पेपर टफ बनने के चांसेस हैं, क्योंकि ये पेपर हो सकता है एनटीए ही बनाना स्टार्ट कर दे, तो पेपर आसान नहीं आएगा, और टफ पेपर आ सकते हैं, क्योंकि अब कोविड का केस चला जा चुका है, तो हम इसी इंतजार में बैठे रहे कि कोविड का केस चला जाएगा या कोविड केस अभी है, पेपर आसान आएगा, फिर वहां पे जाके हम धोखा खा जाए, तो आप तैयार हैं पहले से, आसान आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आसान आया तो भी अच्छी बात। याद रखिएगा रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या कार्बोनेट टेस्ट क्या होता है, जब किसी एसिड में हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो बाइकार्बोनेट होता है ये H होती है, ये एसिड के H को चुरा लेता है,
और ये बना देता है H2CO3 और बना देता है सोडियम सॉल्ट। जो H2CO3 होता है हम सब जानते हैं ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये क्यों अनस्टेबल होता है? जिस मॉलिक्यूल में एक कार्बन पर 2 OH होते हैं उसे कहा जाता है ज़ेम डाइऑल। क्या कहते हैं? ऐसे स्पीशीज क्या होते हैं? अनस्टेबल। जिस भी मॉलिक्यूल में कहीं भी एक कार्बन पे 2 OH होंगे ये हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल होते हैं। ये तुरंत इससे H2O बाहर निकल जाता है। ये जानकारी आप अभी हासिल कर लो, बाद में ये वापस पढ़ाया जाएगा। इसमें कैसे एक OH पूरा बॉन्ड लेके भागता है और दूसरे OH का H लेके भागेगा। समझ में आ गया? और ये H और OH किस रूप में निकल जाएंगे? वाटर। ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। तो एक कार्बन पे 2 OH हो या 3 OH हो तो कंपाउंड से H2O बाहर निकल जाता है। 2 OH हो तो कीटोन बन जाता है और 3 OH हो तो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। पक्का? ऐसे जो कार्बोनिक एसिड होता है उसमें एक कार्बन पे 2 OH होता है और आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कार्बोनिक एसिड इसीलिए हाईली अनस्टेबल होता है और इसे आसानी से CO2 गैस बाहर निकल जाता है। कैसे? ये एक कार्बन का OH और दूसरे कार्बन का H बाहर निकल जाएगा और H2O बाहर निकलने के बाद बन जाएगा CO2 गैस। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है? तो जहां भी कहीं पर H2CO3 का फॉर्मेशन होता है, जहां भी कहीं पे H2CO3 का फॉर्मेशन होता है वहां पर CO2 गैस इवॉल्व होता है। क्या इवॉल्व होता है बताओ? CO2 गैस इवॉल्व होता है। तो अगर कहीं पर हम किसी एसिड का रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और कार्बोनिक एसिड तुरंत टूट जाता है किसमें बताओ? CO2 गैस और H2O में। जैसे मान लो कहीं पर एसिड भरा हुआ है ये एसिड। इस एसिड में अगर आपने बाइकार्बोनेट मिला दिया, सोडियम या पोटेशियम कोई भी बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट मिला दिया, ठीक है? अगर बाइकार्बोनेट होगा तो वो एक एसिड से रिएक्शन करता है। कार्बोनेट होगा तो CO3 माइनस में 2 माइनस होता है तो साइमल्टेनियसली 2 एसिड से रिएक्शन कर जाता है। बस यही फर्क है। पक्का? तो यहाँ पर जैसे इसके अंदर आप बाइकार्बोनेट को मिलाएंगे तो जैसे पानी को इनो में मिलाते हैं या इनो को पानी में मिक्स करते हैं तो इफरविसेंस मिलता है ना, बहुत ज्यादा जो है गैस बाहर निकलती है। वैसे ही यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलता है। इसे कहते हैं इफरविसेंस ऑफ CO2 गैस। क्या बनता है बताओ? इफरविसेंस ऑफ CO2 गैस। आया समझ में? लेकिन हर एसिड इस रिएक्शन को अंजाम नहीं देता। हर एसिड में ये रिएक्शन नहीं होता। केवल वही एसिड इस रिएक्शन को शो करता है जो इस कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक। क्योंकि ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस रिएक्शन में से CO2 निकलने के लिए पहले कंपाउंड को कार्बोनिक एसिड में बदलना पड़ेगा और कार्बोनिक एसिड में कोई भी एसिड तब बदलेगा जब जब कार्बोनिक एसिड के कंपेयर में वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। आया समझ में आपको? तो टू कंप्लीट दिस रिएक्शन द एसिडिक नेचर ऑफ दिस कार्बन एसिड शुड बी ग्रेटर देन कार्बोनिक एसिड। तो ये रिएक्शन हर जगह नहीं होता। हर एसिड में आप बाइकार्बोनेट मिलाओगे तो नहीं होगा। ये बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। आपने जो पहले घर गांव में सुना होगा खाने में लोग खाने का सोडा मिलाते हैं ना, वो यही पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये करता क्या? हमारे पेट में जब एक्सेस बात नहीं, हमारे पेट में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड बन जाते हैं ना तो बाइकार्बोनेट जब पेट के अंदर जाता है तो वो सभी HCl से रिएक्शन कर जाता है और HCl को बना देता है NaCl प्लस H2CO3 में और H2CO3 CO2 और H2O बनके हमें जो है रिलैक्स हो जाता है। समझ में आ गया आपको? तो इसीलिए तो बोलते हैं एसिडिटी को हटाने का, पेट में एसिडिटी को कम करने के लिए या किसी खाने में गैस बनता है किसी को तो उसमें अक्सर बाइकार्बोनेट लोग मिला देते हैं। इनों में भी बाइकार्बोनेट होता है। आया समझ में आपको? ये बाइकार्बोनेटेड ड्रिंक जो होता है ना ये बहुत नुकसानदेह होता है। क्यों नुकसानदेह होता है इसका? हाँ? और एसिड प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लिया आपकी एसिड पहले आपके पेट में एसिड की जरूरत पड़ती है सपोज 10 ग्राम, ठीक है? तो आपके खाने के हिसाब से पेट आपके 10 ग्राम एसिड प्रोड्यूस करता है। कभी किसी दिन 12-15 ग्राम कर दिया तो आपको एसिडिटी होती है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है और थोड़ी एसिड ज्यादा मात्रा में बन जाता है। ओके, फिर आप क्या करते हैं कि उस एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रल करने के लिए बाहर से बेस खा लेते हैं। बेस एक बाइकार्बोनेट होता है। अब वो बाइकार्बोनेट ने उस एसिड को तो साथ में न्यूट्रलाइज कर दिया, तो जो थोड़ी बहुत एक्सेस बाइकार्बोनेट आप खाते होंगे अब उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए पेट को ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो पेट ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा। पहले जो 10 ग्राम करता था वो 20 ग्राम करने लगेगा, 25 ग्राम करने लगेगा, 30 ग्राम करने और खाने को डाइजेस्ट करने के लिए 10 ही ग्राम की आवश्यकता थी, पर पेट क्या है एसिड ज्यादा प्रोड्यूस कर। तो धीरे-धीरे पेट एल्कलाइन होते जाता है और पेट के एसिड प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और एक समय बाद एक लिमिट से ज्यादा खा नहीं सकते और जैसे इसको बंद करेंगे वापस फिर क्या होगा? उतनी ही मात्रा में एसिड आपके पेट में प्रोड्यूस होता है, उससे अल्सर होता है, उससे कैंसर होता है, उससे प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट होती है। ठीक है? तो इसलिए पुराने जमाने में 1870 के दशक में जो एंटी एसिड 1970 या 1870 केमिस्ट्री की लाइफ में मुझे याद है। हाँ? हाँ, उसमें एंटी एसिड जो है डिस्कवर किया गया। एक्चुअली जो एसिड बनता है हम क्या करते हैं? हम जब एसिड जो बनता है हम उसको खत्म करते हैं। जो आतंकवादी बनते हैं हम उनको खत्म करते हैं। जहां से आतंकवादी बनते हैं जिस कारण से उस फैक्ट्री को हमने खत्म नहीं किया तो बाद में क्या हुआ? ये हिस्टामिन के कारण हमारे आपके पेट में एसिडिटी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, बहुत बेसिक कंपाउंड्स होता है। तो बाद में हिस्टामिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कंपाउंड बनाया गया जिसे एंटी हिस्टामिन कहते हैं, जो एंटी एसिड होता है। तो एंटी एसिड जब डिस्कवर हुआ तो लार्जेस्ट सेलिंग दवाई बन गया था सबसे अधिक। क्या चलो ये तो कहां की बात कहां चली गई, केमिस्ट्री की लाइफ में हम चले गए। अभी फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कंप्लेन करेंगे समझ में नहीं आया। इधर आ जाओ। ओके, कंप्लेनिंग बहुत है आप लोग है ना, एक कुछ मेहनत नहीं करना चाहते, कंप्लेनिंग की मेहनत नहीं करना चाहते और मोस्ट ऑफ द बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि कुछ जादू हो जाए और वो कुछ टीचर आए कुछ छड़ी घुमा दे और क्वेश्चन जाते ही जो है हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करना पड़ेगा और तब जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। याद रखिए, कोई भी जादू की छड़ी आपको सेलेक्ट नहीं करा सकती जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करें। लोग एक हिंट पाने के लिए तरसते हैं। यहाँ तो पूरा हिंट देने के बाद भी समझ में नहीं आता तो भगवान ही भला है। क्या कह सकते हैं? वैसे तो नेक्स्ट ईयर से मैं नीट पढ़ाने वाला नहीं हूं, क्योंकि नीट के बच्चे जो होते हैं, नीट और जेईई के बच्चों में डिफरेंस होता है। जेईई के बच्चे लड़ना जानते हैं, उनको नियम बता दो तो नियम को रटना जानते हैं। जेईई के बच्चे, नीट के बच्चे जादू की छड़ी मांगते हैं। तो जादू की छड़ी ऐसे कर दो और फट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अच्छा, नीट के बच्चे 80% बच्चे हैं, 70% 80 बच्चे वो दिमाग नहीं लगाना चाहते, वो ट्रिक चाहते, वो चाहते तुरंत क्वेश्चन हो जाए और वो फिर वो 550 पे रुक जाते, उसके ऊपर नहीं बढ़ते। कई सालों तक मेहनत करते हैं, 500 550 600 के ऊपर नहीं बढ़ पाते, पौने 600 और वो लटक जाते हैं। कोई शॉर्टकट के जल्दी के चक्कर में, ट्रिक के चक्कर में हर साल 2-3 साल रोज हर साल ये करेंगे और 2-3 साल तक जो है कोटा में रहने के बाद फिर लगेगा नहीं अब तो थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर हॉस्टल चलाना शुरू कर देंगे, मेस चलाना शुरू कर या बीएबीएससी कर लेंगे। ये मैंने अक्सर देखा है। और चौथी रैंक पाने वाली श्रेयसी मनीष कुमार साहब, श्रेयसी अगर उसको सुबह 6:30 बजे काउंटर पे बुलाया जाता था तो सुबह 6 बजने में 5 मिनट बाकी हो तब आके वो खड़ी रहती थी। उसके पिता इतने बड़े डॉक्टर्स हैं कि वो चाहे कई टीचर को खरीद सकते। उसकी माँ इतनी बड़ी डॉक्टर्स है मैदान को चाहे तो किसी भी टीचर को खरीद सकते, इतने अपने पर्सनली पढ़ा सकते, इतने पैसे उनको मिलते। लेकिन वो सुबह 6:30 बजे चुपचाप आके 2014 में जो चुपचाप आके पौने 6 बजे खड़ी रहती थी और जितने उसके डाउट्स होते थे, वैसे डाउट तो बहुत कम ही होता था क्योंकि वो इतनी तेज थी, इतना आईक्यू लेवल उसका फास्ट था कि तुरंत ही कैच कर जाती थी। एक बार बताया कि उसको 6 महीने तक याद रहता। कंप्लेनिंग बच्चे रिजल्ट नहीं ला पाते। सीखना है ना, रिजल्ट लाना है तो आपको खुद से मेहनत करना। चलो कोई नहीं। अच्छा, ये एक बस इस मेरे ख्याल से इन सारे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। इन सारे ज्ञान को देने का कोई फायदा नहीं है। आपको फिर वही ज्ञान देना चाहिए जिससे आपको समझ में आए, जिससे आपके नंबर से बढ़ते। बस खाली डीपीपी पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा दो, आपके नंबर आ जाए और आप खुश हो जाएंगे। केमिस्ट्री सीखना नहीं चाहते। क्या चीज?
नीट में नंबर आने के लिए आपको कंसेप्ट आना चाहिए। नीट में अगर ग्रुप घुमा दिया ना, अगर ये एसिड बदल दिया तो क्वेश्चंस नहीं होगा। अगर मैंने आपको टेस्ट पूछा, आपने ये टेस्ट NaNH2 की जगह NaOH कर दिया, तो अगर इसके पीछे का रीजन नहीं पता होगा, फिर आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। हो गया? चलो ठीक है। रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड क्या लिखा है? बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट टेस्ट होता है। इस एसिड का रिएक्शन अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं, ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट यहाँ से H चुरा के बना देगा H2CO3 और ये क्या बना देगा CO2 प्लस H2। ये हर एसिड रिएक्शन को शो नहीं करता। कौन सा एसिड रिएक्शन को शो करेगा? जिसका एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो H2CO3 से या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा दूसरे पूछे जाते हैं NaOH से कौन रिएक्शन करता है, तो अभी आपने देखा था NaOH में कौन डिसॉल्व होता है, कौन रिएक्शन करता है बताओ? जिस एसिड का एसिडिक कैरेक्टर जो है वो वाटर से ज्यादा होता है। ये NaNH2 से कौन रिएक्शन करता है बताओ? जिस एसिड का एसिडिक कैरेक्टर अमोनिया से क्या होता है ज्यादा। आपसे पूछा था कौन कंपाउंड सोडियम मेटल से या सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं, तो जिसका एसिडिक कैरेक्टर हाइड्रोजन से ज्यादा, हाइड्रोजन हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख लो जिसका एसिडिक कैरेक्टर अमोनिया से ज्यादा होता है वो सभी सोडियम मेटल से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। कैसे? NaH और ये H मिलकर क्या बना देंगे? H2 गैस, और ये बन जाता है सॉल्ट। सोडियम मेटल से अब या ऐसे याद कर सकते हैं, जहां भी हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो या हाइड्रोजन से जुड़ा हो, वहां पर याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बोलो बेटा, कुछ गलत लिखा है क्या? हाँ, यहाँ पे ये आपका NaOH नहीं है, NaNH2 होना चाहिए था। रिएक्शन विद NaNH2 पर लिखा है बेटा, ये NaNH2 होना चाहिए, मैंने कॉपी किया, यहाँ चेंज नहीं किया। अब करेक्शन कर लीजिएगा, वहां पर अमोनिया बन रहा है। तो अच्छा, NaNH2 से कौन रिएक्शन करेगा? जिसका एसिडिक कैरेक्टर अमोनिया से क्या होगा? आप याद करिए, मैंने एक आपको जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिटी लिखा रखा है, उसमें आपको याद रखना है कि एक H2CO3 होगा, और जो H2CO3 से आगे होंगे वो सभी बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे, जो वाटर के आगे होंगे वो NaOH से रिएक्शन करेंगे, और जो अमोनिया के आगे एसिडिक कैरेक्टर में होंगे वो NaNH2 से रिएक्शन करेंगे, जो पीछे होंगे वो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो अगर हम आपसे सवाल करें कि इनमें से कौन सा कंपाउंड, ये जब भी किसी एसिड का रिएक्शन Na और सोडियम हाइड्राइड से कराते हैं, तो हाइड्राइड माइनस जो होता है वो एसिड के H के साथ रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोजन गैस और सोडियम सॉल्ट बना देता है। ये क्या बनाएगा? H माइनस और ये H प्लस मिलकर क्या बना देंगे बताओ? हाइड्रोजन गैस, और ये Na और इस A के साथ मिलकर क्या बनाता है बताओ? सोडियम सॉल्ट। पक्का? अब ये कैसे? ये रिएक्शन में कौन करेगा? कौन एसिड है जो NaH से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस देगा? सभी एसिड नहीं देते। जिस एसिड का एसिडिक कैरेक्टर अमोनिया से ज्यादा वो सभी देते हैं। आपने अमोनिया कहीं लिख रखा है, अमोनिया के आगे, अमोनिया को लेके, अमोनिया से आगे जितने सारे एसिड्स हैं उन सबका रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्राइड से या सोडियम मेटल के साथ, तो वहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अच्छा, ये समझ में नहीं आया क्या आपको? अगर ये स्ट्रॉन्ग, मतलब ये स्ट्रॉन्ग अगर एसिड होगा तो इससे बना हुआ दूसरा वाला जो एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये वीक बेस होगा। ये अगर वीक बेस होगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये वीक। कंजुगेट पेयर में एक वीक होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए, आप इसमें से H कहां से निकाले? यहां से H किसने दिया? इसने दिया। बना किसने बताओ? A माइनस में। तो ये H निकाला तो ये एसिड हो गया, ये इसका कंजुगेट बेस हो गया। इसने H लिया, OH ने H यहां से क्या किया? लिया। तो ये OH यहां पर बेस है, तो इस बेस का कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा? ये वाटर। जो H प्लस से जुड़ते हैं, जो H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं, जो H प्लस से जुड़ते हैं उनको बेस कहा जाता है, और जो H प्लस निकालते हैं उनको एसिड कहा जाता है। तो H प्लस किसने निकाला? ब्रोंस्टेड क्या? एसिड बेस होता है। सुन लो, ब्रोंस्टेड बेस होता है जो H प्लस को लेते हैं, और ब्रोंस्टेड एसिड वो होते हैं जो H प्लस देते हैं। अब मुझे बताइए, इसने OH ने H को लिया या दिया? अभी ब्रोंस्टेड एसिड था ना, तो इनियस में क्यों जा रहे हो? इसने किसने H दिया बताओ? H किसने निकाला? इस मॉलिक्यूल में H किसने निकाला? NaOH ने H निकाला या H ने H निकाला? H किसने निकाला? किसके घर से H प्लस निकल रहा है? तो जिसके घर से H प्लस निकल रहा है वो हो गया आपका एसिड, और जिसके घर पर H जा रहा है OH के पास वो हो गया बेस। इसमें बेस हो गया OH माइनस और एसिड हो गया ये। H प्लस डोनर कहलाता है एसिड और H प्लस एक्सेप्टर कहलाता है बेस। नहीं आया समझ में? इस एसिड से बना ये कॉन्जुगेट बेस, और इस बेस से बना ये कॉन्जुगेट एसिड। प्रोडक्ट में एसिड है वाटर और रिएक्टेंट में एसिड है Ha। जब कभी रिएक्शन को कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट का एसिड अगर वीक एसिड होगा तो रिएक्टेंट जो होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सिंपल सा बात। H प्लस डोनर जो क्या कहलाएगा? एसिड। H प्लस एक्सेप्टर क्या कहलाएगा? बेस। ये आ गया समझ में आपको? सोडियम हाइड्राइड और सोडियम मेटल से कैसे रिएक्शन होता है ये भी मैं आपको बता दूं। जब किसी एसिड का रिएक्शन आप सोडियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं NaH के साथ, ये H माइनस क्या करेगा? यहां से इस H को निकाल के H2 गैस बना देगा, और बना देगा ये A पर आ जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा NaA। ठीक है, ये बन जाएगा। ये रहा आपका एसिड, और यहां बना आपका ये कॉन्जुगेट, और ये रहा आपका बेस। बेस में रहा ये H माइनस, और ये बना आपका कॉन्जुगेट। ये रिएक्शन तभी होगा जब यहां पर, ये रिएक्शन कब होता है? जब हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा हो, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, या किसी हेलोजन से जुड़ा हो। जब हाइड्रोजन हेलोजन, ये रिएक्शन तभी होता है, या इससे ज्यादा एसिडिक हो। हाँ, 16 मतलब एसिड भी लिख सकते हैं, X मतलब हेलोजन, A मतलब एसिड था, X मतलब क्या हो गया? हेलोजन। तो या इससे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड्स होंगे तो उसमें ये रिएक्शन हो। जैसे मान लो कोई किसी का एसिडिक कैरेक्टर अमोनिया से ज्यादा है तो इस रिएक्शन को शो करेगा। पक्का? अब आपके एग्जाम में बार-बार सवाल पूछा जाता है, मतलब इनसे ज्यादा, इसमें एक सबसे कमजोर को पहचान लो। सबसे कमजोर होता है अमोनिया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इससे ताकतवर जो भी कंपाउंड्स होंगे एसिडिक नेचर में, इससे ताकतवर जो भी कंपाउंड होंगे वो इस रिएक्शन को शो करेंगे। सबसे वीक तो नाइट्रोजन हुआ इसमें ना, तो नाइट्रोजन से ज्यादा एसिडिक जो भी कंपाउंड्स होंगे वो इस रिएक्शन को शो करेंगे। वो अपने मोहल्ले से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। क्या चीज? क्योंकि जब भी कोई एसिड बेस रिएक्शन होता है ना, तो आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वीक एसिड और वीक बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग जो होते हैं उनके H प्लस, जिनका नेचर ही स्ट्रॉन्ग है, तो H प्लस को पाने की चाहत भी उनकी क्या है? ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो H पाना भी चाहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्गली वो H प्लस निकालना भी चाहता है। ये दोनों इस रूप में रहते ही नहीं। आपके हाथ में खुजली हो रही है बहुत ज्यादा, और नाखून बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग खुजली हो रही है, तो इसका तुरंत क्या करेंगे? अपना खुजली करेंगे उसमें, और ये चेंज करेंगे। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो इनको बदलना ही है। इनको क्या करना है? बदलना। जो स्ट्रॉन्ग, जैसे किसी का नेचर बहुत बदमाशी का हो, स्ट्रॉन्ग बदमाश, बहुत ताकतवर बदमाश हो, या बहुत ही बदमाशी में नंबर 1 हो, तो पक्का उसका नेचर बदलना ही है। धीरे धीरे वो क्या होगा? किसी न किसी में चेंज होगा, कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, सोडियम मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होता है? सोडियम मेटल के साथ किसी एसिड का रिएक्शन सोडियम मेटल से कराएं तो ये हाइड्रोजन गैस, यहां से हाइड्रोजन गैस तो निकलता हुआ समझ में आ रहा है कि H माइनस इस H प्लस से मिलकर H2 बना दिया। सोडियम मेटल कैसे हाइड्रोजन गैस निकालता है? याद रखिएगा, सोडियम मेटल
अगर किसी मोहल्ले में जाता है तो किसमें टूटेगा, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और एसिड किसमें टूटेगा, H प्लस और A माइनस। जो एक दूसरे की जरूरत को पूरा करेगा वो जुड़ जाएगा। कौन एक दूसरे की जरूरत पूरा करेगा बताओ, ये Na से जुड़ के क्या बना देगा, Na सॉल्ट, और ये इलेक्ट्रॉन H को मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन का माइनस इस H के प्लस को न्यूट्रल कर देगा, ये H डॉट H हाइड्रोजन एसिड हाइड्रोजन बन जाएगा। समझ में आ गया। फिर ऐसे दूसरा एसिड आएगा, दूसरे सोडियम से रिएक्शन करेगा, दूसरा H प्लस बनेगा, दूसरा A माइनस, दूसरा Na प्लस, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलकर फिर से एक बना देंगे H डॉट, और ये H डॉट दोनों आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे बताओ, H। तो सोडियम मेटल कैसे हाइड्रोजन गैस निकालता है समझ में आ गया आपको, और NaH कैसे निकालता है समझ में आ गया। अच्छा, हर मॉलिक्यूल सोडियम से साथ मेटल से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता। कौन निकालेगा, जहां पर हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन या हेलोजन से जुड़ा हो या इससे ज्यादा एसिडिक हो। पक्का, ये बार बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि इनमें से आइडेंटिफाई टेस्ट गिवन बाय फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इनमें से कौन किस टेस्ट को देगा। तो आप मुझे बताइए बाइकार्बोनेट से कौन सा कंपाउंड टेस्ट देता है। बाइकार्बोनेट के लिए आपका ऑर्डर क्या है, जिसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, H2CO3 से क्या होना चाहिए ज्यादा, इसमें एसिडिक कैरेक्टर वाटर से ज्यादा होना चाहिए, इसमें एसिडिक कैरेक्टर अमोनिया से ज्यादा, और इसमें एसिडिक कैरेक्टर मतलब लगभग नाइट्रोजन से ज्यादा है ना। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा, अमोनिया क्या नाइट्रोजन से जुड़ा, एमाइन भी ले सकते हैं, अमोनिया या एमाइन भी ले सकते हैं। एमाइन थोड़ा सा नाइट्रोजन से कम बेसिक होता है, तो यहाँ पर अमोनिया या एमाइंस भी ले सकते हैं, R2NH RNS2 जहां भी है ना। तो नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन सभी सोडियम मेटल से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। पक्का, हम आपसे सवाल करें, बताइए ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, ये करेगा, ये भी करेगा, ये क्योंकि H2CO3 क्या आ गया। आप टेबल में देख लो, जो आपने मैंने टेबल बना रखा है उसमें देख के आप आगे बताओ, क्योंकि हो सकता है आपको याद ना हो, है ना। ये शो करेगा, फिनॉल, फिनॉल नहीं करता। तो फिनॉल में अगर बाइकार्बोनेट आप मिलाओगे तो CO2 गैस इफर्वेसेंस का, CO2 गैस का इफर्वेसेंस नहीं मिलता। अब ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये नॉर्मल एल्कोहल, ये फिनॉल नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, इथेनॉल नहीं करेगा, एल्काइन नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये सब पक्का, ये इस रिएक्शन को नहीं करेंगे। अब हम आपसे एक सवाल करें, जैसे मान लिया एक बर्तन में हमने कहीं पर एसिटिक एसिड भरा था और दूसरी जगह पर एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड कुछ भी ले सकते हैं, और दूसरे में जो है आपका फिनॉल भरा था। हमने इसका लेवल मिट गया, अब हमें इनको डिफरेंशिएट करना है। तो कभी भी किसी भी दो कंपाउंड को हम तब डिफरेंशिएट कर पाते हैं जब एक रिएक्शन करें और एक रिएक्शन नहीं करें। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस फिनॉल या बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट, विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट बता दो बेटा। पहला NaHCO3 टेस्ट, बाइकार्बोनेट टेस्ट। अच्छा, बाइकार्बोनेट ये देगा, उसमें करता क्या, ये CO2 इफर्वेसेंस देगा, मतलब आप इसका मात्रा थोड़ा सा लेंगे, उसमें बाइकार्बोनेट मिलाएंगे तो CO2 गैस, लेकिन ये रिएक्शन नहीं देता। तो इस इफर्वेसेंस से पता कर लेंगे ये एसिड है और ये फिनॉल। लेकिन ये पहले से आपको पता होना चाहिए कि एक में बेंजोइक है और एक में क्या है, फिनॉल है। सिर्फ उनके बीच में डिफरेंशिएट करना है कि कौन फिनॉल है कौन बेंजोइक। अच्छा, इसमें अगर हम NaOH मिलाएं तो क्या NaOH के साथ रिएक्शन होगा, ये दोनों करेंगे तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन वाटर बनेगा, वहाँ भी वाटर बनेगा, सॉल्ट बनेगा, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रिस्टल हमें देख के समझ में नहीं आता है कि उसमें वो कौन सा क्रिस्टल है, इसका क्रिस्टल है। जो गैसेस निकलती हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसके आधार पर हम चेक कर पाते हैं कि वो क्या। ठीक है, अब अगला रिएक्शन आपसे पूछा जाए, इसमें NaOH के साथ कौन रिएक्शन करेगा। एक बात बता दूं, जितने सारे कंपाउंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं वो NaOH के साथ हमेशा करते हैं, क्योंकि ये जो वाटर होता है ये बाइकार्बोनेट के पीछे होता है। तो जितने सारे बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने वाले होते हैं वो तो NaOH के साथ करते हैं। यहाँ पर ये फिनॉल भी करता है, ये फिनॉल करता है, लेकिन नॉर्मल एल्कोहल नहीं करते। ठीक है, अगर नॉर्मल एल्कोहल ले लेंगे तो ये इस रिएक्शन में भाग नहीं लेता, ये लोग इसके साथ रिएक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आपसे एक सवाल किया जाए, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो होगा, अभी बताता हूं। हाँ, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर डिफरेंस ज्यादा। जल्दी बताएं इसमें से जैसे जो कंपाउंड NaOH से रिएक्शन करता है वो सभी कंपाउंड NaNH2 के साथ रिएक्शन करने पर अमोनिया गैस तो बनाता ही बनाता है, साथ में एडिशनल वो भी कंपाउंड्स होते हैं। कौन से होते हैं, जो जैसे इथेनॉल, अल्कोहल, टर्मिनल एल्काइन, ये लोग भी अमोनिया गैस निकालेंगे। पक्का, तो बाकी लोग लेकिन अमोनिया गैस का जो है नहीं फॉर्मेशन। अगला अगर हम बात करें सोडियम हाइड्राइड और सोडियम मेटल से कौन रिएक्शन करता है, तो जिसका एसिडिक कैरेक्टर अमोनिया या एमाइन से ज्यादा होता है, तो ये इसके पहले देखो, नहीं ये नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है ना। तो ये इससे पहले तो सारे करेंगे, ये करेंगे, और इसके बाद ये नहीं करेगा, लेकिन अमोनिया करेगा। एल्कीन और एल्केन नहीं करते, एल्कीन और एल्केन नहीं करते। आया समझ में आपको। अब हाँ बेटा, अमोनिया है तो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा है ना बेटा, तो ये NaNH2 में और हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। अमोनिया करता है नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो इस रिएक्शन में भाग लेते हैं, सोडियम मेटल। तो अगर हम आपसे एक सवाल और पूछें, यहाँ पर एक जगह पर आपका फिनॉल है, नहीं ये फिनॉल है और ये बेंजाइल, फिनॉल के साथ ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया और ये फिनॉल, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। एक है आपका फिनॉल कैरेक्टर रखता हुआ, एक आपका जो है बेंजाइल अल्कोहल है। ये कैन बी डिफरेंशिएटेड, इनको कैसे डिफरेंशिएट, बाई, पहला ए बाइकार्बोनेट टेस्ट, सेकंड B NaOH, C NaNH2, D सोडियम मेटल। बोलो तो आंसर क्या होगा, C और D। कितने लोग करें ए, हाथ उठाइए। बाइकार्बोनेट, अच्छी बात, अभी किसको किसको समझ में नहीं है कि बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता। मेरे सामने क्यों नहीं बताते, को समझ में आई कि नहीं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना मेरे को बताओ यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे को बताओ, मुझे बिल्कुल शौक नहीं पढ़ाने का आपको, मतलब मुझे कोई शौक नहीं, बहुत पढ़ा के मैं एकदम और सब जानते हैं यहाँ पे जितने लोग यहाँ काम करते हैं ना मेरे बारे में सब जानते हैं। आप जो बोलेंगे ना वो आपके बारे में भी जानेंगे, मेरे बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो ये पिछले कई सालों से 15 17 18 सालों से पढ़ाने के बाद एलन यहाँ गोरे में 10 12 साल पढ़ाने के बाद में तो हमें सब हम लोग पढ़ा चुके हैं, लेकिन हमें आपको पढ़ाने का बिल्कुल शौक नहीं। मतलब ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है जो स्ट्राइक के बच्चे होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे 10-20 बच्चे हैं जिनको मेरा दिल से पढ़ाने की इच्छा करती और जिनके मैं बैच में आता हूँ, तो मैं बैच में आऊँ ना। ये बाइकार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। NaOH के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये करेगा। NaNH2 के साथ ये रिएक्शन करेगा, ये, और सोडियम मेटल के साथ बोलो दोनों, तो इसमें एक ही आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, बी। ठीक है, अच्छा ये है हो गया। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बने आप इसका जवाब दे सकते हैं, दे लेंगे आप लोग ना। ये टेस्ट आपसे बार बार पूछा जाता है, तो जब भी ये 4 पॉइंट खाली याद रखना,
जो कंपाउंड H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होगा वो बाइकार्बोनेट के साथ इफरवेसेंट CO2 गैस देगा, जो वाटर से ज्यादा होगा वो Na से करेगा, और जो NaNH2 से अमोनिया ज्यादा होगा सोडामाइड के साथ अमोनिया गैस निकालेगा, और जो NaH और सोडियम मेटल से वो एसिड करेंगे जिनका एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक में हाइड्रोजन अमोनिया से ज्यादा। पक्का? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। इसी के साथ आपका GOC क्या होता है समाप्त होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्टैटोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का एक पार्ट छूटा हुआ है जिसका नाम, अच्छा सुनो मेरी बात, कभी भी कोई फंक्शनल आइसोमर्स है और एक दूसरा फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर 1, फंक्शनल आइसोमर 2, फंक्शनल ग्रुप 1, फंक्शनल ग्रुप 2, अगर ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाए, मतलब इनमें फंक्शनल आइसोमर 1 में आपने पानी एसिड बेस मिला दिया और ये फंक्शनल आइसोमर 2 अपने आप बन जाए, या 2 में आपने पानी एसिड बेस मिला दिया, ये तीसरा अपने आप बन जाए, तो ये दोनों एक दूसरे में बदलने लगे और ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो उस समय इन दोनों को हम क्या कहते हैं बताओ? टाइटोमर्स। और इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? टाइटोमेरिज्म। टाइटोमेरिज्म का दूसरा नाम डायनामिक आइसोमेरिज्म भी होता है, डेस्मोट्रोपिज्म भी होता है, एलिलोट्रोपिज्म भी होता है, क्रिप्टोट्रोपिज्म भी होता है, तीन चार कई नाम होते हैं, पर हमारे काम के सिर्फ 3 नाम है। एक है टाइटोमेरिज्म, दूसरा नाम क्या है? डायनामिक आइसोमेरिज्म, तीसरा नाम क्या है? डेस्मोट्रोपिज्म। ठीक है, अब जैसे ये कहीं पर आप साइनाइड खरीद लो, साइनाइड के 100% मॉलिक्यूल रख दो, उसमें पानी मिला दो, एसिड या बेस मिला दो, अपने आप ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा। आइसोसाइनाइड खरीद लो, साइनाइड में अपने आप बन जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल हैं। एक अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो थोड़ी देर बाद, एक आपने खरीदा, आपने 100 या 1000 मॉलिक्यूल साइनाइड के खरीदा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो आइसोसाइनाइड के कुछ मॉलिक्यूल बन जाएंगे। आइसोसाइनाइड के खरीदा तो थोड़ी देर बाद कौन से बन जाएंगे बताओ? ये एक दूसरे में बदलते क्यों हैं? यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम होता है ये कार्बन से निकल के नाइट्रोजन पर और नाइट्रोजन से निकल के कार्बन पर ऑसिलेट करता रहता है, घूमता रहता है सॉल्यूशन में, इसीलिए एक दूसरे में क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। ऐसे ही आप कहीं पर ये कीटोन ग्रुप, ये कीटोन है, एसीटोन को अगर आपने कहीं पर 100% मार्केट से खरीदा और इसमें आपने पानी मिला दिया, ये कीटोन अपने आप ये नए वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको इनॉल कहा जाता है। इसलिए इसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड और OH होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? इनॉल फंक्शनल ग्रुप। कहीं से नाइट्रो को अगर आपने खरीदा, नाइट्रो को खरीदा, अपने आप ये नाइट्रो वाला कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये एसी नाइट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाइट्रो और एसी नाइट्रो एक दूसरे के क्या होंगे बताओ? टाइटोमर्स। तो जब दो फंक्शनल आइसोमर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, किसी एक एटम या ग्रुप के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऑसिलेशन करने की वजह से, एक एटम से दूसरे एटम पर ऑसिलेशन करने की वजह से, तो उस समय उनको बोलेंगे दे आर डायनामिक आइसोमर, दे आर टाइटोमर्स। और इस फेनोमेनन को क्या कहेंगे हम लोग? डायनामिक आइसोमेरिज्म या टाइटोमेरिज्म। मतलब एक प्रकार के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं और ये फंक्शनल आइसोमर एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। जो फंक्शनल आइसोमर इंटरकन्वर्टिबल हो उन्हें क्या कहेंगे उस वक्त हम? टाइटोमर। जो इंटरकन्वर्टिबल ना हो उनको टाइटोमर्स नहीं कहेंगे। अगर रूम टेंपरेचर पे एक को आपने खरीदा, दूसरा ना बने, तो आपस में टाइटोमर्स नहीं कहलाएगा। हमेशा हाँ क्या चीज? थोड़ी देर बाद जैसे आपने शुरू में इसकी मात्रा ज्यादा 100% लिया, तो पहले इधर से इधर कन्वर्ट होगा, फिर एक समय बाद जब इधर कुछ बन जाएंगे तो फिर इधर से इधर और इधर से इधर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम में दोनों की मात्रा बराबर होगी, गारंटी नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट जो होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब जब इक्विलिब्रियम होगा तो उस समय एक मॉलिक्यूल इधर से इधर जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल इधर से इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइटोमेरिज्म है। इसमें लिखा है when two functional isomers comes in equilibrium due to oscillation of any atom or group from one atom to another atom in same molecule, then they are known as tautomers or dynamic isomers, and the phenomenon is known as tautomerism or dynamic isomers. टाइटोमेरिज्म होगा ये कई प्रकार का होता है। जब ऑसिलेशन करने वाला ग्रुप अगर फर्स्ट एटम से उठे और जस्ट बगल में सेकंड एटम पे जाए तो उसे कहेंगे डायड टाइटोमेरिज्म, और अगर फर्स्ट से उठे और थर्ड एटम पे जाए तो उसे कहेंगे ट्रायड टाइटोमेरिज्म, और फर्स्ट से उठ के अगर मोर देन थर्ड एटम जाए तो उसे कहेंगे स्पेस टाइटोमेरिज्म। समझ में आ गया? तो अगर 1 और 2 के बीच में ऑसिलेशन हो तो क्या बोलेंगे? डायड। 1 और 3 के बीच हो तो 1 और 5 के बीच हो तो उसे पेंटाइड या स्पेस दोनों कह सकते हैं। 1 और 7 के बीच हो तो हेप्टाइड या उसे आप स्पेस टाइटोमर। स्पेस टाइटोमर्स के बीच में कई सारे आगे। अब ये टाइटो, अच्छा टाइटोमेरिज्म में जो घूमने वाला ग्रुप है ये केटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। अगर केटायन घूमता है तो उसको केटाइनोट्रॉपी कहते हैं, और एनायन घूमता है तो उसे क्या कहते हैं? एनाइनो। एनायन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है? केटाइनो है। तो जितने हम पढ़ेंगे उसमें सब केटायन घूमने वाले एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे ये टाइटोमेरिज्म कब होता है, कंडीशन ऑफ टाइटोमेरिज्म। टाइटोमेरिज्म की शर्त क्या है? एक तो ये ट्रिक, ये मेथड 1 एक प्रकार का ट्रिक है। ये ट्रिक कुछ जगहों पे काम करता है, कुछ जगहों पे काम नहीं करता। ठीक है, मतलब अगर हम इस ट्रिक को बता के 2 4 10 सवाल कराना चाहें तो आपको खुश कर देंगे, ये हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन करा के खुश करा देंगे और एग्जाम में देके भाई आपसे सही भी करवा लेंगे, नंबर भी आपको दिलवा देंगे। लेकिन कहीं कहीं पे ये जगह पर क्या हो जाता है जो है ये ट्रिक काम नहीं करता है और वो एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो उनसे गलत हो जाता है। वही क्वेश्चन में गलत नहीं करना। ट्रिक क्या है कि कोई भी माइनस एम ग्रुप की अल्फा कार्बन पर, कोई भी माइनस एम ग्रुप, आपने माइनस एम ग्रुप पढ़ा है ना टीओसी में, माइनस एम ग्रुप की अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम हो तो टाइटोमेरिज्म होगा। किसी कार्बन पे माइनस एम ग्रुप या माइनस एम ग्रुप की अल्फा कार्बन पर क्या हो? एच डी या टी हो तो टाइटोमेरिज्म होगा। ये पहली शर्त हो गई। और दूसरी शर्त हो गई कि सेल सी अल्फा, अल्फा का ब्रेसन क्या होना चाहिए बताओ? स्पीड। वो जो कौन सा पढ़ा था आपने? हाइपर कॉन्जुगेशन टाइप की कंडीशन पढ़ा था ना, उसी टाइप की कंडीशन यहाँ पर भी हो गई। और यहाँ पर तीसरी शर्त हो गई कि मान लिया कभी, अब देखो, मान लिया कभी माइनस एम ग्रुप जो है ये कॉन्जुगेशन में है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड लगे, ये माइनस एम ग्रुप कॉन्जुगेशन में है और कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड लगे, तो इसका कॉन्जुगेशन जहां खत्म होगा, जहां पर खत्म होगा उसके पड़ोसी कार्बन एटम पर अगर हाइड्रोजन है तो भी टाइटोमेरिज्म यहाँ पर होने के चांस है। जैसे मान लिया माइनस एम ग्रुप लगातार कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड, ये कई सारे ट्रिक हो गए, समझ में आ गया? तो माइनस एम ग्रुप कॉन्जुगेशन में है तो ये वाला हाइड्रोजन भी टाइटोमेरिज्म में पार्ट ले सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये सारे तरीके थोड़े से क्या है, ये रखने वाले हैं, इसे बाद में हम रख लेंगे। अभी तो इतना याद रखो, आपके एग्जाम में सिर्फ यही आएगा, कहीं भी किसी भी एटम पर माइनस एम ग्रुप लगा हो और उसी पर एच हो, या माइनस एम ग्रुप के अल्फा कार्बन पे एच डी या टी हो तो टाइटोमेरिज्म होगा, नहीं तो टाइटोमेरिज्म नहीं। हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल आप देखो, ये इससे गलतियां नहीं होती, कभी इससे गलतियां नहीं होती, लेकिन सीखने में समय लगता है। एक बार सीख गए तो गलतियां नहीं होगी, नहीं सीखे तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या करो? एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दो। कैसे निकलेगा? एसिड मीडियम में, बेस मीडियम में कैसे निकलेगा ये बात की बात है, अभी तो आप बस एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दो, कुछ एनायन बनेगा। अगर ये एनायन में रेजोनेंस नहीं होता तो डायरेक्टली H+ को जोड़ो, पुरानी जगह जुड़ेगा तो टाइटोमर नहीं होगा, कहीं नई जगह जुड़ गया और वो फंक्शनल आइसोमर बन गया तो टाइटोमर क्या? इसी जगह जुड़ गया और वो कौन सा आइसोमर बन गया? फंक्शनल, तो क्या कहलाएगा बताओ? टाइटोमर। पक्का? या अगर मान लिया हाइड्रोजन हटाया, रेजोनेंस होता है तो पहले उसका रेजोनेंस शो कर लो, पहले क्या शो कर लो आप? रेजोनेंस। अब इसके बाद वापस H+ जोड़ो। आप ऐसे समझो कि कहीं पे 100 फैमिली थी, 100 फैमिली में से 100 फैमिली से सुबह 100 H+ बाहर निकल गया पैसा कमाने के लिए, रात को वापस आए सभी 100, तो जब निकले थे तो माइनस बना था और कुछ केसेस में रेजोनेंस हो गया, और कुछ केसेस में जब रेजोनेंस होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर भी मिलेगा और ये वाला भी मिलेगा। तो कुछ घर में ये वाले कंडीशन में एनायन होगा, कुछ घर में इस कंडीशन में होगा। तो H अगर पुरानी कंडीशन में पुराने एटम पे जुड़ा तो टाइटोमर नहीं होगा, किसी नए जगह जुड़ गया और वो फंक्शनल आइसोमर बन गया, और वो क्या बन गया? तो वो टाइटोमर्स कहलाएगा। नए जगह जुड़े और क्या बने बताओ? फंक्शनल आइसोमर, तो टाइटोमर्स होगा। तो नई जगह आप जोड़ दो, ये कहलाएगा टाइटोमर्स। बस इससे आपकी गलती होगी नहीं कभी। पक्का? ये दोनों अलग। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लिया एक मॉलिक्यूल है, इसमें पप्पू, गप्पू और टप्पू ये 3 लोग जुड़े हुए हैं। पप्पू से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन,
है ना, सारे घर में यही कहानी थी। इसमें सभी घर से H प्लस बाहर निकल गए, सबके P पर क्या आ गया, पप्पू पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। और ये इसके कंजुगेशन में और गप्पू और टप्पू के बीच में क्या प्रेजेंट है बताओ, पाई बॉन्ड है, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ पर पहुंच गया। तो जब ढेर सारे एक मोल मॉलिक्यूल अगर कहीं होता है तो वहाँ कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बताओ, 6 के आगे 23 जीरो लगा दो, तो इतने सारे मॉलिक्यूल से H निकले थे, इतने सारे एनायन बने थे, तो कुछ एनायन इस रूप में भी होंगे कि नहीं होंगे। तो जब H प्लस वापस आएगा इससे जुड़ेगा, ये कुछ नया बना कि नहीं बना बताओ। तो ये आपस में ये फंक्शनल आइसोमर्स हो जाए, ये टाइटोम, ये फंक्शन भी बदल गया, ये टाइटोमर्स होगा पक्का। अब हम रियल एग्जांपल करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन हटाओ, माइनस अगर रेजोनेंस हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली जोड़ दो, ठीक है। चलो एक एक केस हम आपको बताते हैं। कौन सा फंक्शनल आइसोमर, पोजीशन नहीं, फंक्शनल आइसोमर हो तभी टाइटोमर्स कहेंगे। टाइटोमर कौन होगा, टाइटोमर सारे काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमर डेफिनेशन में हम पहले लिख चुके हैं, है ना। क्या नहीं, पोजीशन नहीं होगा क्योंकि एटम बदल गया ना, या यहाँ हाइड्रोजन P से जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन T से जुड़ा, तो एटम बदल गया तो फंक्शनल आइसोमर्स। एटम अब आगे रियल में देखिए, उसको मत देखिए, है ना, तो मैं तरीका बता। नंबर 1, अगर हमने हाइड्रोजन साइनाइड लिया, इसको एसिड या बेस में हमने डुबोया, अब चाहे एसिड के मीडियम में चाहे बेसिक मीडियम में किसी कारण से इसका H+ निकल गया, H+, बताओ कार्बन में क्या आ गया माइनस, नाइट्रोजन में क्या आ गया ये लोन पे, फिर वापस H+ को जोड़ना, H+ फिर से जोड़ोगे इस पे, तो अगर H यहाँ जुड़ेगा तो रिटर्न चला जाएगा, कोई नहीं आइसोमर्स नहीं बना, लेकिन H के लोन पेयर चाहिए, ये कभी-कभी ये भी लोन पेयर तो ले लेगा, तो अगर H इस लोन पेयर को ले लिया ये, तो ये बन गया आपका टाइटोमर। इस फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है बताओ, साइनाइड। इसका नाम क्या है, आइसोसाइनाइड। टाइटोमरिज्म का नाम क्या होगा बताओ, साइनाइड, आइसोसाइनाइड है, टाइटोमरिज्म। अच्छा ये डायड सिस्टम है, ट्रायड सिस्टम बताओ, ये डायड है पक्का। नेक्स्ट आगे डायड, हाँ दूसरा, इसमें जो निकलने वाला ग्रुप है जो ऑसिलेशन कर रहा है, फिर इसमें से फिर ये H निकलेगा, वापस यहाँ से H निकल जाएगा, ये नाइट्रोजन पे लोन पे वापस आ जाएगा, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, और H यहाँ पर जुड़ेगा तो रिटर्न जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा तो साइनाइड बनेगा। तो यहाँ पर जो मूवमेंट कर रहा है, जो ऑसिलेट कर रहा है वो कौन है, केटायन कर रहा है ना, इसलिए इसका नाम ये केटाइनोट्रॉपिक एग्जांपल, केटाइनोट्रॉपिक, केटाइनोट्रॉपिक। इस टाइटोमरिज्म का नाम क्या होगा, जहां से शुरू किया वो नाम पहले लिखो, जो बना वो नाम बाद में लिखो, ये हुआ आपका साइनाइड, आइसोसाइनाइड टाइटोमरिज्म। पहला सवाल, साइनाइड आइसोसाइनाइड टाइटोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, बोलो करेगा। अच्छा ये एसिडिक बेसिक मीडियम में ही होता है, तो यहाँ पर अगर CH बॉन्ड होगा तभी ये टाइटोमरिज्म होगा, CD बॉन्ड होगा, H का आइसोटोप होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर यहाँ पर CH3 लगा दीजिए, ये तो अगर हम आपसे सवाल करें साइनाइड और आइसोसाइनाइड इनके बीच में सवाल करें तो ये आपके इनके बीच कौन सा रिलेशनशिप है, कौन सा आइसोमरिज्म है, ये आपस में ये फंक्शनल भी है और साथ में टाइटोमरिज्म है, लेकिन एक आंसर चुनना होता है तो हम क्या बोलेंगे, टाइटोमरिज्म। ये टाइटोमरिज्म कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे बताओ, दे आर टाइटोमर्स, क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो है एक दूसरे में बदल जाते हैं, और इसमें वही बदलते हैं जहां से एसिडिक H प्रेजेंट होता है, जहां से H निकल जाता है पक्का। चलिए अब हम आगे आपको बताएं, हम आपसे बोलेंगे साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड में ये में हमने हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दिया, क्या ये आपस में टाइटोमर्स हैं, बोलो ये टाइटोमर्स नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एक रूप में बदलेंगे नहीं, इसका टाइटोमर कुछ और होगा, ये एक दूसरे में बदलेंगे नहीं, तो दे आर ओनली फंक्शनल आइसोमर्स। ये क्या होंगे बताओ, फंक्शनल आइसोमर्स पक्का। क्या हुआ, क्योंकि ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, मजबूत होता है, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसमें कोई और बॉन्ड टूट जाएगा, इसमें जानते कौन टूटेगा, ये H वाला बॉन्ड टूटेगा, एनायन होगा और ये किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, अभी मैं आगे बताता हूं, ये इसमें नहीं बदलेगा। चलो मैं इसको दिखाता हूं ये किसमें बदलेगा। फंक्शनल आइसोमर्स मतलब हो गया कि जब फंक्शनल ग्रुप जैसे पूछा जाए इनके बीच कौन सा आइसोमरिज्म है, तो ये एक दूसरे में नहीं बदलते, एक दूसरे में चलते के नहीं बदलते, ये हमेशा फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, और जो फंक्शनल आइसोमर एक दूसरे में बदल जाते हो, बदल सकते हो, समझ आ गया, वो टाइटोमर्स कहलाएंगे। तो ये फंक्शनल आइसोमर एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, टाइटोमर्स। ये नहीं बदल सकते इसलिए इनका नाम क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर। अच्छा ये क्यों नहीं बदलते, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटने के बजाय कोई और बॉन्ड टूट जाता है, बताओ कौन सा बॉन्ड टूटा है, क्या ये मॉलिक्यूल दुनिया में पाया जाता है, ये मॉलिक्यूल दुनिया में पाया जाता है, कुछ कंडीशन होती है कि कुछ मॉलिक्यूल इस दुनिया में कुछ लोग की उम्र ज्यादा होती है फिर भी जन्म लेते हैं, और कुछ लोग की उम्र क्या होती है कम, तो ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब अगर ये दुनिया में आसपास कहीं रहते हैं तो इनका कौन सा रिलेशनशिप होगा, क्या बोलेंगे, मान लो एक घर इसका है एक घर इसका, मैं कहूं ये साल भर जिंदा रहा, ये 100 साल जिंदा रहा, परंतु साल भर के लिए भी इनके बीच में कौन सा आइसोमरिज्म होगा आपको बताना, फंक्शनल आइसोमर्स पक्का। नहीं स्टेबिलिटी से आपको कुछ लेना देना नहीं। अब इसका आइसोमर क्या बनेगा, अगर मैं साइनाइड बना दिया, देखो साइनाइड में जो C से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है, C से जुड़ा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है, याद रखिएगा। ये कैसे कन्वर्ट, इस हाइड्रोजन को हम निकाल देंगे, इस हाइड्रोजन के निकालने के बाद C पर क्या आ जाएगा बताओ, माइनस चार्ज। क्या इसमें रेजोनेंस होने की संभावना है, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा, ये माइनस चार्ज यहां पर जाएगा, ये नाइट्रोजन पर जाएगा, और ये इस रूप में, ये दोनों दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। घर को H+ वापस आएगा, सभी घर से H+ निकल चुके हैं, कुछ घर में ऐसी स्थिति दिखेगी H वापस जुड़ के रिटर्न चला जाएगा इस मिथाइल साइनाइड में, वापस इसमें अगर जुड़ जाएगा ये H यहां पर जुड़ेगा, एक नया फंक्शनल आइसोमर। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम बताओ, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है तो ईन, बोलो ईन, और अगर नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इमाइन, इन इमाइन। यस समझ आ गया, तो इसका ये टाइटोमर होता है, इसका ये दोनों आपस में टाइटोमर नहीं होते, ये इसका ये टाइटोमर नहीं होता, बोलो ये हाइड्रोजन एसिडिक, क्यों एसिडिक है बेटा, क्योंकि जिस हाइड्रोजन के निकालने के बाद माइनस चार्ज रेजोनेंस करे हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। आया नहीं, इसको भी एसिडिक कहते हैं, इसका एसिडिक करेक्टर बाकियों के कंपेयर में कम हो सकता है, पर ये भी एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है। आगे आप पढ़ेंगे कीटोन से, ये आप देखिए ये कीटोन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ना, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है बेटा, ये कीटोन के कार्बन से जुड़ा ये हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक होता है। इस नाइट्रो से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है, क्योंकि जिस उस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहा जाता है जिस जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से या तो जुड़ा हो, या तो जिसके निकलने के बाद माइनस चार्ज रेजोनेंस करे, हाँ या डायरेक्टली माइनस M से जुड़ा होता है, तो वो कार्बन या वो कार्बन जो माइनस M से जुड़ा हो उस कार्बन पर हाइड्रोजन एसिडिक होता है, या माइनस M के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, एसिडिक। ये माइनस M का अल्फा कार्बन जो है ये इसका हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, एसिडिक। तो ये आपको मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन अक्सर अगर पूछा जाता है बच्चों से, ये बच्चे बहुत गलत करते हैं, ये इनके बीच कौन सा टाइटोमरिज्म होता है, ये कौन सा आइसोमरिज्म है, कौन सा। नेक्स्ट हाँ डायड बेटा, जब हाइड्रोजन जैसे एटम निकला फर्स्ट से सेकंड पर गया और सेकंड से फर्स्ट पर आया, मूवमेंट 1 और 2 के बीच हुआ, तो डायड हुआ, जैसे आपने अभी देखा था ये वाला मूवमेंट। हाइड्रोजन कहां से निकला, कार्बन से, गया कहां बेटा, तो क्या कहेंगे बताओ, डायड टाइटोमरिज्म।
हाइड्रोजन यहाँ कहाँ से निकलेगा बेटा, फर्स्ट से, फिर गया कहाँ बताओ, कार्बन पे, तो इसे क्या कहेंगे, ट्राइएट एटम। क्लियर कर। यहाँ पर फिर से देखो बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ से निकला, कार्बन से, गया कहाँ पर बताओ, नाइट्रोजन पर। कितनी दूरी तय किया, 1 2 3, तो कौन सा टाइटोमेरिज्म होगा, ट्राइएट एटम। ठीक है, तो कहाँ टाइटोमेरिज्म होगा, इसको बताने का एक आसान तरीका देखो, पहला फर्स्ट तरीका, माइनस एम ग्रुप के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है तो टाइटोमेरिज्म होगा, बोलो टाइटोमेरिज्म हो गया। या दूसरा तरीका, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के माइनस का रेजोनेंस कर लो, वापस माइनस चिपका दो, जो नया आइसोमर बनेगा वो टाइटोमर्स होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं इसमें टाइटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, आपको पता है कि होगा। क्यों पता है, क्योंकि ये कीटोन माइनस एम ग्रुप होता है, इसके अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन एसिडिक है तो टाइटोमेरिज्म होगा। ठीक है, या आप इसे दूसरे तरीके से बनाइए, कैसे बनाएंगे, इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकालें, कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन निकालेंगे बेटा, ये एसिडिक हाइड्रोजन आप निकाल लीजिए, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बताओ, माइनस, फिर माइनस चार्ज का क्या होगा बताओ, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस, ये माइनस रेजोनेंस करके यहाँ पर पहुंचे, फिर वापस यहाँ पर क्या जोड़ दें बेटा, एच को वापस जोड़ दीजिए, एच पुरानी जगह जुड़ेगा तो कोई आइसोमर नहीं बनेगा, एच यहाँ जुड़ेगा तो एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा, एच यहाँ पर जोड़। अब बताओ फंक्शन ग्रुप बदला कि नहीं बदला बेटा, ये कीटो है, ये डबल बॉन्ड पर, ये इन पर ऑल लगा है, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, OH को, तो इसका नाम क्या होगा, कीटो इनॉल, इस टाइटोमेरिज्म का नाम हो जाएगा कीटो इनॉल टाइटोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला बताओ, इसमें फिर से डाइड है कि ट्राइड है, ट्राइड। बाकी इसमें ये नाइट्रोसो है, अब इसका आपको टाइटोमेरिज्म बनाना, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है बताओ, ये कार्बन का, हाइड्रोजन आपने हटा दिया यहाँ से, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, बन गया, या सीधा सीधा माइनस एम से अल्फा कार्बन पर ये जुड़ा है तो कीटोइनॉल टाइट। आपकी एग्जाम का क्वेश्चन हो गया, जो आप जिससे आपका आईटीएस में पेपर आता है, जो क्वेश्चन आते हैं वो हो गया, अभी सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन और पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा आप इसमें फिर आप और आगे बढ़िए। माइनस चार्ज रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा बताओ, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करेगा। और इस इनकी कौन सा टाइटोमेरिज्म, नाइट्रोसो, और इसका नाम क्या है बताओ, ऑक्साइन। इसे ऑक्साइन फंक्शन ग्रुप कहा जाता है, कार्बन नाइट्रोजन पर डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन पर OH हो। अभी आपको जानना है या आपको नहीं पता है तो जानना है, ऑक्साइन किसको कहते हैं, कार्बन नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे क्या है OH, इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं है, इसमें टाइटोमेरिज्म आपको बताना है। अच्छा ये डाइड है कि ट्राइड है, यहाँ से निकला है ऊपर गया तो ट्राइड है, इसमें टाइटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, होगा, कैसे होगा, ये बन गया, फिर ये रेजोनेंस करके यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, वापस एच जोड़ेंगे, ये बन जाएगा। इस टाइटोमेरिज्म का नाम क्या होगा जी, इसे इनॉल कीटो कहेंगे क्योंकि शुरुआत इनॉल से हुआ। डाइड है कि ट्राइड है बताओ, इसे बोलेंगे इनॉल कीटो टाइटोमेरिज्म। हाँ बोलो बेटा, डाइड ट्राइड नहीं पता चला, हाइड्रोजन कहाँ से निकला, ओ से, ये हाइड्रोजन निकाले ना भैया बड़े भाई। अब ये कहाँ जाएगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, कहाँ पर पहुंचा बताओ, थर्ड नंबर पे, 1 2 3, यहाँ से पहुंच के कहाँ गया बताओ। अच्छा मैंने उल्टा दिखा दिया, इससे दिक्कत हो गया क्या आपको, यहाँ पर पाई बॉन्ड इधर था, मैंने इधर बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको इधर मान के चलना है ना, समझ गए, समझ गए। ये माइनस रेजोनेंस करके यहाँ पर आएगा, फिर ये एच यहाँ पर जुड़ेगा, तो आपने दूरी कितनी तय किया, पहला दूसरा तीसरा, 1 से थर्ड गए ना, तो कितने दूरी तक, 1 से थर्ड, तो क्या नाम होगा, ट्राई। अब ट्राई करेंगे आप लोग, देखो इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसका टाइटोमर आप बनाएंगे। इस फंक्शन ग्रुप में डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, NH2 को एमाइन कहते हैं, तो फंक्शन ग्रुप का नाम हो गया एनामाइन। अच्छा सुनो, अगर आप वो याद करते हैं कि माइनस एम ग्रुप के अल्फा कार्बन पर आपका हाइड्रोजन होता है तो टाइटोमेरिज्म होता है, तो यहाँ पर आप शायद कंफ्यूज होते हैं, यहाँ कोई किसको माइनस एम ग्रुप बोलते हैं और किसको अल्फा कार्बन मानते हैं, तो ये टाइटोमेरिज्म ट्रिक आपका काम तो, लेकिन वो जो आपने बनाने का तरीका सीखा वो क्या कर जाएगा, काम कर जाएगा पक्का। ऐसे आप इनका बनाइएगा, इनामाइन में जो बनेगा टाइटोमर उसका नाम लिख दीजिएगा। हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे आप, नाइट्रोजन से। ऐसे यहाँ पर आप इसमें अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 अल्फा कार्बन एटम हो तो और दोनों पर हाइड्रोजन हो तो टाइटोमेरिज्म दोनों तरफ से हो सकता है, तो इसमें दोनों तरफ से इनॉल बनने की पॉसिबिलिटी है, आया समझ में। जैसे अब ये इनकी आप बनाइएगा, ट्राई करिएगा टाइटोमेरिज्म, इतना ही बनाइएगा, इसके बाद हम बनाएंगे, ट्राई करेंगे आप लोग, ये होमवर्क है, गलत हो रहा होने दो, सीखो। याद तक करना 36 तक तुम लिख देना बेटा, मैंने आज फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन और टाइटोमेरिज्म कंडीशन। और सुनो, खूब घोड़े बनना है और रेस जीतना है। ये तुम्हारी रेस इस 40 बच्चों के साथ नहीं है, तुम्हारी रेस यहाँ नहीं है, तुम्हारी रेस असली रेस है 20 लाख बच्चों के साथ। असली 19 लाख बच्चों को पीछे अगर तुम्हें करना है, उन्हें रोकना है और उनके आगे सबसे नंबर 1 पहुंचना है, टॉप 100 में आना है, तो थोड़ा सा अपने अंदर मेहनत लाओ और ये कंप्लेनिंग नेचर छोड़ो, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। चलो।